हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेज़ वीडियो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ना एक छोटू सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है एज़ वेल एज़ इसको तुम लोग स्किप नहीं कर सकते हो बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में तुम लोग को ये भी पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी तुम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जितनी चीज़ें तुम लोग को पता है वो भी पूछ सकता है। स्कूल के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ मैं। अगर बात करूँ नीट की, तो नीट का तो भाई ये फेवरेट टॉपिक बोल सकते हो सेल के चैप्टर से, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तुम लोग ये वाला जो फ्रेज़ है इसको 9th क्लास से सुनते आ रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल है तो अब इम्पॉर्टेंट तो रहेगा ही ना, है ना। देखो अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ लार्ज ऑर्गेनल। अब मैं लार्ज बोल रही हूँ इसका मतलब ये मत समझना कि वो नेकेड आई से विजिबल है। भाई जो सेल है वो खुद अगर नेकेड आई से विजिबल नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या नेकेड आई से विजिबल रहेगा। तुम लोग को पता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया से सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है सेल में, सेल के अंदर। तो अगर सेल ही विजिबल नहीं है किसमें, नेकेड आई से, तो वो उसका ऑर्गेनल कैसे होगा। तो देखो नेकेड आई की तो बात ही हटा दो, बट अगर हम लोग माइक्रोस्कोप की भी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप है उससे भी विजिबल नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, अनलेस उसको अगर हम लोग जब तक इस डाई से स्टेन नहीं करेंगे तब तक के ना वो माइक्रोस्कोप में विजिबल होगा ही नहीं। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। देखो लार्ज ऑर्गेनल तो है ही, बट और उसके साथ साथ ये क्या है, इट इज़ नॉट विजिबल इन माइक्रोस्कोप अनलेस इट इज़ स्टेन्ड विद द डाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बहुत ज़्यादा। उसके बाद शेप, साइज़ एंड नंबर जो माइटोकॉन्ड्रिया का है वो वेरी करता है डिफरेंट, बहुत सारी अलग अलग सेल्स में अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शेप, साइज़ एंड नंबर के। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसका जो नंबर है वो डिपेंड करता है फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी का मतलब ना तुम लोग सिंपल वर्ड्स में ये समझो, हमारे बॉडी में ना बहुत सारी अलग अलग फंक्शंस चल रही होती हैं। इवन इफ़ आई एम टॉकिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग और डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, उस टाइम पे भी मेरी बॉडीज़ में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस चल रहे हैं जो कि मेरी बॉडी को एक लिविंग स्टेट में, मेरे सेल को लिविंग स्टेट में रखने में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो उस जो पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी जो मेरे अंदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सिर्फ मेरे अंदर नहीं ना, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर की बात कर रही हूँ। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में जो भी इम्पॉर्टेंट काम चल रहा है उनको मेंटेन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इज़ रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। ये प्रोवाइड करता है एटीपी, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है ये। तो अल्टीमेटली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही इन सब के लिए, इन सबको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने में काम आता है। तो इसीलिए जिस भी सेल में, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है मैंने, जर्मिनेटिंग सीड है एक और एक नॉन जर्मिनेटिंग सीड है। जर्मिनेटिंग सीड यानी कि जो जर्मिनेट करेगा और आगे मैच्योर होगा। ठीक है, वैसा ही नॉन जर्मिनेटिंग सीड है एक। नॉन जर्मिनेटिंग सीड यानी कि जो अभी जर्मिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम लोग ये सोच के बताओ कि मेरे पास दो सीड हैं, एक नॉन जर्मिनेटिंग है, एक जर्मिनेटिंग है। दोनों में से कौन सा ऐसा सीड है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा एंड किसके पास कम अमाउंट में चाहिए होगा। मेरे को पहले कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ। ठीक है, अब सुनो कि देखो कोई भी ऐसी चीज़ जो ग्रो कर रही होती है उसको एनर्जी चाहिए, उसको अल्टीमेटली एटीपी चाहिए, उसको बोल सकते हो कि हाँ एनर्जी चाहिए फॉर ग्रोथ। तो वैसे ही यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड को एनर्जी चाहिए भाई। तो एनर्जी किससे मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से ही ना मिलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जर्मिनेटिंग सीड में तुम लोग को ज़्यादा नंबर में दिखेंगे, बट इन केस अगर वो नॉन जर्मिनेटिंग है तो उस कंडीशन में तुम लोग को कम माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ इसका फंक्शन, ऐसा कुछ इसका फंडा है। ठीक है, अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज़ डबल मेम्ब्रेन्ड एंड अलॉन्ग विद दैट इसका जो साइज़ है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। साइज़ तुम लोग को एमसीक्यू के फॉर्म में पूछता ही है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, याद रखना, भूलना मत इसको। उसके बाद देख लो, हाँ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। छोटा पैकेट इन द सेंस कि वो छोटा तो है नहीं, कंपैरेटिवली लार्ज ही है, बट अगर बात करें तो वो तो छोटा ही है ना भाई। अगर देख लो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है तो वो तो छोटा सा ही है। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना इसका डबल मेम्ब्रेन था, मैंने बताया था। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में के स्ट्रक्चर में एक्चुअली होता क्या है।
देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसका जो बाहर वाला लेयर होता है इसमें पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैं तुम लोग को दिखाती हूँ एक एक करके। देखो ये वाला जो तुम लोग को दिख रहा है ये पोरीन्स प्रोटीन है। ठीक है, मैं आगे सब बताऊँगी कि पोरीन्स प्रोटीन का काम क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी से फ़िलहाल के लिए जो बता रही हूँ उसको सुनो चुपचाप। ठीक है, ये वाला आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर जो रहेगा जिस देखो आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये बात भूलना मत। इनर मेम्ब्रेन में पोरीन्स प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रिस्टे यानी कि ये वाला जो तुम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये सब क्रिस्टे बोला जाता है इनको। एंड यही होता है किसमें, इनर मेम्ब्रेन में। एंड इनर मेम्ब्रेन से ये निकला हुआ होता है क्रिस्टे। एंड इसके अंदर में मैट्रिक्स प्रेजेंट है विच इज़ द इनर कंपार्टमेंट। एंड दिस इज़ द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस इसलिए बोल रही हैं क्योंकि हम लोग देखो, हम लोग ने ये चीज़ अभी अभी पढ़ी है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होते हैं। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन के बाहर एंड जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर में, इन दोनों के बीच का स्पेस इज़ नोन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। एंड दोनों तो मेम्ब्रेन ही तो हैं, तो उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट है दैट इज़ इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, अब देखो ये चीज़ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, कंक्लूजन बोल सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखो कि दिस इज़ द डिलिमिटिंग लेयर, यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है डिलिमिटिंग लेयर, यानी कि तुम लोग मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने जब बेसिक चीज़ें पढ़ा रही थी उस टाइम में मैंने ये बताया था कि डिलिमिटिंग लेयर क्या होती है। डिलिमिटिंग लेयर जो है ना, ये आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, बेसिकली जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है ना उसी को डिलिमिटिंग लेयर बोल सकते हो। एंड इनर मेम्ब्रेन तो होगी नहीं है। ठीक है, उसके बाद पोरीन्स प्रोटीन को मैंने अभी बताया था कि ये आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं है। देखो जो परमिएबल होगा, देखो ये ना क्वेश्चन नीट 2024 में आया भी था कि कौन सा जो लेयर है वो परमिएबल है। तो देखो परमिएबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल है। बाहर मेम्ब्रेन ना इसलिए ज़्यादा परमिएबल है बिकॉज इसमें पोरीन्स प्रोटीन प्रेजेंट है। पोरीन्स प्रोटीन एक प्रोटीन है जो कि यूजुअली यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, परमिएबिलिटी। ठीक है, क्रिस्टे किस में प्रेजेंट है, वो अभी मैंने बताया था तुम लोग को, क्रिस्टे इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, आउटर में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, एंड तुम लोग देख सकते हो कि कौन सा कॉन्टीन्यूअस है एंड कौन सा डिसकॉन्टीन्यूअस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर की बात करती हूँ मैं। स्ट्रक्चर में तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ये वाला जो तुम लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला होता है F1 F0 पार्टिकल, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसके बारे में तुम लोग को आगे बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद तुम लोग देख सकते हो कि दिस इज़ द क्रिस्टे वाला पार्ट। ये वाला जो एक्सटेंशन दिख रहा है वो क्रिस्टे है। इसमें देखो हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में ना 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होती है। ये चीज़ तुम लोग को याद रखना है, भूलना नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो 70S प्रेजेंट होता है। एंड दिस होल इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दिस होल इज़ द मैट्रिक्स। ठीक है, देखो उसके बाद ना F1 F0 पार्टिकल की बात कर रही हूँ विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीजोम एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर ATP सिंथेस एंजाइम। सब का सब एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, बहुत सारा नाम है इसका। देखो उसके बाद दिस इज़ द सॉसेज या फिर सिलेंड्रिकल इन शेप, डिवाइड बाय द फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिवाइड करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से डिवाइड करता है। ठीक है, मैट्रिक्स इसका कैसा होता है, मैट्रिक्स इज द होमोजीनियस सब्सटेंस दैट इज कवर्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती है, मैंने अभी बताया था तुम लोग को, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कवर्ड होती है इनर मेम्ब्रेन से। एंड मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है ना, इसमें सिंगल डबल स्ट्रैंडेड DNA अलॉन्ग विद दैट कुछ RNA होता है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना इसमें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। ठीक है, देखो F1 F0 पार्टिकल की मैंने बोली थी, बात बताऊंगी। F1 F0 पार्टिकल की बात बता रही हूँ। ठीक है, देखो F1 F0 पार्टिकल का दिस इज़ द हेड पार्ट विच इज़ द F1 सब यूनिट, दिस इज़ द स्टॉक
F1 ये नीचे वाला जो है ये बेस है विच इज़ द F0 सब यूनिट, ठीक है। एंड ये तीनों के तीनों मिलके यानी कि बोल सकते हैं अल्टीमेटली जो ये F1 F0 पार्टिकल है यही क्या करता है, हेल्प करता है ATP सिंथेसिस में, यानी कि ATP को बनाने के लिए, विच इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन बोल सकते हो। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज़ रिस्पॉन्सिबल या फिर बोल सकते हो इट इज़ द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन द यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो फिर उस चीज़ की तो बात करेंगे ही नहीं अपन, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें कर्ब साइकिल होता है, ठीक है, एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ATP सिंथेसिस, ठीक है। ये सब चीज़ें थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो कि नोट्स में था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने एक नई चीज़ लाई है दैट मैं इस लेक्चर में ना जो भी पढ़ाऊँगी उसका NCERT कंटेंट भी दूँगी, बिकॉज तुम लोग को ना ये चीज़ हमेशा से रहती है, स्पेशली मेरे को भी थी मेरे टाइम पे, कि जब NCERT पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है ना, हम लोग को देखो नोट्स तो समझ में आ जाता है बट NCERT जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि यार ये पॉइंट तो समझ में नहीं आ रहा, ये पॉइंट तो मेरे नोट्स में नहीं है। उसके बाद हम लोग उसको ChatGPT से गूगल से पूछने लग जाते हैं। तो मैंने ये सोचा दैट मेरा ये वाला जो काम है तो हम लोग के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, तो आई थॉट कि ये चीज़ ला सकते हैं। तो बताना मेरे को अगर ये चीज़ तुम लोगों के लिए यूज़फुल है या नहीं, ठीक है। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका NCERT रीडिंग करते हैं अपन, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको अपन लोग सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन भी बोलते हैं, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट ऑफ ऑल। माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन यू अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट ईज़िली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। मैंने ये चीज़ क्लियर करी हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, अगर हम लोग उसको स्टेन नहीं करेंगे तब तक कि वो विजिबल नहीं है माइक्रोस्कोप में। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो भी हमारे बॉडी में जो भी चल रहा होता है, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, सबके लिए ना माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जिस सेल में जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी एनर्जी की, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट भी उतना ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ शेप साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज सीन, ठीक है। टिपिकली इट इज़ सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 माइक्रोमीटर टू अप्रॉक्स 1 माइक्रोमीटर, विच इज़ एवरेज बोल सकते हो कि 0.5 माइक्रोमीटर का है, ठीक है। लेंथ इसका 1 to 4.1 माइक्रोमीटर है। एंड ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर with the outer membrane and inner membrane, ठीक है, dividing the lumen distinctly into two aqueous compartments, ठीक है, that is the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is filled with the dense homogeneous substance called the matrix. मैंने ये चीज़ मेंशन करी है कि नहीं बताओ, तुम लोग अगर याद होगा तो मैं तुम लोग को दिखा भी देती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस सब्सटेंस दैट इज़ कवर्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन। देखो यार तुम लोग मेरे नोट्स को अगर गो थ्रू करोगे ना, अगर मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे तुम लोग को NCERT में कोई डाउट आने वाला ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंशनड है कि जो मैट्रिक्स है इट इज़ अ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस दैट इज़ कवर्ड बाय द inner membrane, ठीक है। and the outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms the number of more foldings called the cristae, सिंगुलर में क्रिस्टा बोल सकते हो, टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, ठीक है। जो क्रिस्टे होता है ना वो एक्चुअली टूवर्ड्स द मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, यानी कि बोल सकते हो कि मैट्रिक्स को फेस कर रहा होता है वो। एंड द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। एंड टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, ठीक है। खुद जो दोनों मेम्ब्रेन होती है ना उनके पास अपनी अपनी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये चीज़ तुम लोगों को यहाँ पे बताई गई है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। देखो अब तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्यों फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जिस भी सेल में ज़्यादा होती है उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये ATP फॉर्म करता है, यानी कि सेल्यूलर एनर्जी प्रोवाइड करता है कि नहीं। इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल,
अब तुम लोग को समझ में आया सब चीज़। देखो उसके बाद जो मैट्रिक्स है, इट ऑल्सो पॉजेसेस सिंगुलर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम भी होता है विच इज़ द 70th राइबोसोम, एंड द कॉम्पोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय द फिशन। ठीक है, समझ में आया सब। देखो अभी तुम लोग को ना, हाँ ये डायग्राम भी देख लो, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये वाली इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज द मैट्रिक्स, दीज आर द क्रिस्टा, एंड ये इनर मेम्ब्रेन का स्पेस है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऐसा स्पेस है। देखो मैं ये बोल रही थी तुम लोग को ना, अब हर एक चीज़ बहुत क्लियर अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो बेसिकली मेरा जो मोटिव है ना वो यही है कि मैं तुम लोग को ना किसी भी पॉसिबल वे से हर एक चीज़ क्लियर करते चलूँ, एंड आई थॉट कि NCERT को साथ साथ में पढ़ना इज़ द बेस्ट वे। ठीक है, अगर तुमको ये हेल्पफुल लगा सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड कोई डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन विजिट ज़रूर करना, वहाँ पे लिख देना, मैं ज़रूर उसको क्लियर करूँगी। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।